हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जिसमें हमने जो जलियांवाला बाग और जो रॉलेट एक्ट के ऊपर किस प्रकार के एजिटेशंस चल रहे थे और जो जलियांवाला बाग में मैसाकर हुए उसमें किसकी गलती थी और क्यों ऐसे जो मैसाकर्स हुए थे उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। जिसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 16 जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार इसमें किस प्रकार से प्रोग्रेस रही और किस प्रकार से हमने क्या क्या इसमें सिचुएशंस तैयार हुई। इसमें हम फर्स्ट सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इसका बैकग्राउंड ही क्या क्या है या फिर इसकी क्या वजह थी कि ये जो दोनों मूवमेंट्स थे वो किए गए। इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जो 1914 टू 1919 तक चला था उसमें जो लगभग अगर हम देखें तो हमारा जो एक प्रकार से भारत की जो पॉवर्टी या फिर जो एक प्रकार से जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और लगभग हमारी जो एक प्रकार से जो फार्मर्स थे या जो अदर जो एक प्रकार से जैसे आर्टिसंस थे या फिर जो जिनकी लोकल इंडस्ट्रीज़ थी या फिर रूरल इंडस्ट्रीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी या फिर एक प्रकार से वो बंद हो चुकी थी। और जो फार्मर्स थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेशन लगाए गए थे और साथ ही में उनके ऊपर भी बहुत से प्रकार के एक प्रकार से अलग अलग नए नए कर लगा के उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी वो भी एक मेन वजह रही जिसकी वजह से जो हमारे उस समय जो एक प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर जो खिलाफत मूवमेंट था वो किया गया। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं वो रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक प्रकार से हमने जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रोलेट एक्ट एक प्रकार से एक सबमिसिव या फिर एक प्रकार से जो हमारे जो लोकल पीपल्स थे उनको एक जो कि आंदोलन में हिस्सा न ले सके इसके लिए उनके ऊपर रोलेट एक्ट लगाया गया था ताकि जो हमारे ऊपर बिल्कुल ही एक प्रकार से किसी प्रकार की कोई चार्जशीट ना फाइल हो और डायरेक्ट ही हमें अरेस्ट कर लिया जाए। जिसमें प्रावधान था कि एक प्रकार से अगर कोई भी एक जो सबवर्टिव या फिर एक प्रकार से जो देशद्रोह है या फिर जो देशद्रोह की भावना लेके जो आ रहे हैं या फिर देशद्रोह के खिलाफ आप वर्क करते हैं तो आपको एक प्रकार से कि 2 साल की जेल हो सकती है, वो भी बिना किसी अदर परमिशन के या फिर बिना किसी जज की सुनवाई के। तो आप 2 साल तक किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा। इस प्रकार से जो रोलेट एक्ट था उसको भी रखा गया। और साथ ही हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वो है हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी भी एक प्रकार से की एक तरफी निकली और उसने भी जो ब्रिटिशर्स थे जैसे कि हमने बात की थी जो डायर थे उनकी ही हेल्प की और साथ में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाया और उनको एक प्रकार से फ्री कर दिया गया नॉर्मली ये बोल के कि आपने जो किया है वो गलत है और बस कुछ भी उनके ऊपर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस वजह से भी एक प्रकार से कि हम लोगों में जो कॉमन पीपल्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ। और हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें भी किसी प्रकार का कोई हमें रिफॉर्म नहीं दिया गया फिर वो भी एक प्रकार से कैरेटनिस्टिक की ही पॉलिसी उसमें अपनाई गई थी जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो एक प्रकार से मॉडरेट्स थे वो गवर्नमेंट के काफ़ी पक्ष में थे लेकिन फिर इसी जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आया उसकी वजह से वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से उनको एक प्रकार से किसी प्रकार का कोई राइट नहीं दिया बल्कि उनके ऊपर जो अलग ही प्रकार के जो ऐसे जैसे कि हम बात करें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से लगभग 6 महीने पहले रोलेट एक्ट लाया गया था। तो इस वजह से जो अलग अलग जो एक्ट लागे हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हमारे प्रेशर डाला गया और हम एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा और गुलाम होते गए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि कॉमन पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसमें हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इस मूवमेंट की इम्पोर्टेंस की वजह भी यही है क्योंकि इसमें जो हिंदूज और मुस्लिम्स उनका बराबर पार्टिसिपेशन रहा वो एक दूसरे को साथ दे रहे थे। और साथ ही में अगर हम बात करें तो जिसके भी कुछ ऐसी वजह जैसे लखनऊ पैक्ट था 1916 का और रोलेट एक्ट एजिटेशन था जिसमें भी मुस्लिम्स ने हेल्प की। और जो यंगर मुस्लिम्स थे वो भी एक प्रकार से नेशनलिस्ट थे और नेशनलिस्ट होने की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा अब एक प्रकार से हिंदू और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको सपोर्ट करने लगे थे और वो चाहते थे कि हमें भी ग्रुप में रह के अदर ग्रुप्स की हमें हेल्प लेनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम द खिलाफत इशू जिसकी हम बात करते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें एक प्रकार से टर्की था जो कि एक प्रकार से कैपिटल माना जाता था मुस्लिम वर्ल्ड का। तो वो उसकी डिफीट हुई और उसकी वजह जो वहाँ के रूलर थे खलीफा रूलर थे उनको टर्की से रिमूव कर दिया गया जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जब ब्रिटिशर जो एक प्रकार से जो अगर हम खलीफा की जो एक प्रकार से बात करें तो एक स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके स्पिरिचुअल हेड थे। इस वजह से जो सभी जो मुस्लिम कंट्रीज थे या फिर जो मुस्लिम पीपुल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा आघात लगा और उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे एक प्रकार से राइट्स छीन रहे हैं या फिर हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर हमारा जो इस्लाम धर्म है उसको काफ़ी ज़्यादा अंडर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने ये आवाज़ उठानी ठीक समझी और उनको जो मुस्लिम्स थे इस वजह से सभी मुस्लिम्स थे वो लगभग पूरे विश्व के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखे। जिसके बाद हम बात करते हैं जो मुस्लिम्स थे
उनकी क्या-क्या डिमांड्स थी कि उन्हें किस प्रकार के जो के चाहिए कि जो आप मतलब जो आपने वहाँ के टर्क का खलीफा के जो खलीफा थे जो टर्की के, उनको हटाया तो उसकी उनके लिए उसको क्या-क्या किस-किस प्रकार की जो डिमांड्स थी मुस्लिम की उसके बारे में आगे बात करते हैं कि खलीफा को जो स्पिरिचुअल हेड है उसके रूप में रखा जाए और साथ ही में जो खलीफा है उनको अपने यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट जो टेरिटरीज़ हैं वो दी जाए ताकि वो अपना रूल चला सके और साथ ही में एक प्रकार से स्पिरिचुअल हेड का जो वर्क है वो कर सके। और इसी के बाद में अगर हम बात कर ले जो अर्ली 1919 थे उसमें खिलाफत कमेटी भी एक प्रकार से फॉर्म की गई जिसमें मेनली अगर हम बात करें तो अली ब्रदर्स थे जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली थे। साथ में मौलाना आज़ाद थे, अजमल खान थे और असरत मोहानी थे। इनके अंडर में एक प्रकार से खिलाफत कमेटी रखी गई जिसमें कि जो खलीफा है उनके उनको किस प्रकार की राइट्स दिए जाने चाहिए उसके ऊपर बात की जाने लगी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम इसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने सभी ने कहा कि हमें एक प्रकार से ब्रिटिशर को जितना भी प्रकार का हम सहायता करते हैं, जितना भी कोऑपरेशन करते हैं, उसको स्टॉप कर देना चाहिए। हम चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के रूप में हो, चाहे फार्मर्स के रूप में हो या फिर हम जो टैक्सेशन देते हैं वो हो या रेवेन्यू अगर वो हमसे कलेक्ट करते हैं तो हम रेवेन्यू भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो लगभग को जो कोऑपरेशन दिया जा रहा था उसको सभी को स्टॉप करने की बात कही गई। और साथ में जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी उसकी है वो कॉन्फ्रेंस हुई जो कि दिल्ली में हुई जो कि नवंबर 1919 में हुई और उसमें भी कहा गया कि हमें जो ब्रिटिश गुड्स है उनका बॉयकॉट करना चाहिए और साथ ही में उसका प्रेसिडेंट भी गांधी जी को रखा गया था कि गांधी जी अपने साथ में जो हिंदूज हैं उनको भी ले सके क्योंकि मुस्लिम्स का मैटर था तो इस वजह से गांधी जी के होने की वजह से हिंदूज भी उनके साथ हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या था खिलाफत क्वेश्चंस के लिए। तो कांग्रेस कांग्रेस एक प्रकार से एक पॉइंट के ऊपर यूनाइट नहीं हो पा रही थी और साथ ही में जो तिलक थे वो भी किसी प्रकार की जो अलायंस थी या फिर जो मुस्लिम लीडर्स के साथ किसी प्रकार की जो रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर मुस्लिम लीडर्स के साथ किसी प्रकार की अलायंस नहीं चाहते थे। और साथ ही में जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल भी जो बॉयकॉट ऑफ काउंसिल से उसके पक्ष में नहीं थी और जो कांग्रेस थी वो एक प्रकार से की लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम्स थे उनके पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस एक प्रकार से जो खिलाफत इशू था उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हुई और जो हिंदू और एक प्रकार से कि इसी ने वर्क किया कि जो कांग्रेस एक प्रकार से वर्क किया जिसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम की एक जगह से यूनिटी आ सकी उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में भी कांग्रेस ने वर्क किया। जिसके बाद हम बात करते हैं जो मुस्लिम्स थे वो एक प्रकार से कांग्रेस को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि जो कांग्रेस थी वो भी मुस्लिम्स को जो खिलाफत इशू था उसके ऊपर सपोर्ट करने को तैयार थी। तो इसकी वजह से हम आगे बात करते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की इसकी शुरुआत कैसे हुई जिसमें हम शुरुआत करते हैं कि एक जॉइंट डेपुटेशन भेजा गया वाइसरॉय के पास जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही मेंबर्स थे ताकि उन वाइसरॉय को अपनी ग्रीवेंसेस बता सके कि हमें खिलाफत या फिर खलीफा से किस प्रकार के राइट्स चाहिए जो कि फरवरी 1920 में भेजा गया। जिसके बाद में मई 1920 में एक ट्रीटी ऑफ सीवरेज हुई जिसमें एक प्रकार से जो टर्की के जो रूलर्स थे उनको एक प्रकार से कंप्लीटली डिसमेंबर्ड कर दिया गया और साथ ही में जून 1920 की बात करें तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जो कि इलाहाबाद में हुई थी। उसमें जो बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स कॉलेज एंड लॉ कोर्स था उसको भी अप्रूव कर दिया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो अगस्त 31 1920 को हुआ उसमें खिलाफत कमेटी थी उसने नॉन कोऑपरेशन कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें लेकिन अगर हम बात करें तो तब तक तिलक की डेथ हो चुकी थी जो कि उससे लगभग एक महीने पहले जो कि अगस्त 1 1920 को उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो एक प्रकार से जो तिलक के साथ के थे वो भी एक प्रकार से जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें सपोर्ट करने को तैयार हो गए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस था उसका एक स्पेशल सेशन रखा गया क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि कांग्रेस के अगर हम बात करें तो एनुअल सेशंस होते थे वो केवल दिसंबर में हुआ करते थे। अगर उससे पहले कोई सेशंस हो रहे तो वो कांग्रेस के हमेशा स्पेशल सेशंस हुआ करते थे। तो वो कलकत्ता में रखा गया और साथ ही में वहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको अप्रूव कर दिया गया क्योंकि सेप्टेम्बर 1920 में इसको अप्रूव कर दिया गया। जिसके बाद में बात करते हैं तो प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई कि हम क्या क्या वर्क करेंगे किस प्रकार से वर्क करेंगे। तो इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत इंस्टीट्यूट कि हम जो लॉ कोर्ट्स हैं उनको एक प्रकार से बॉयकॉट करेंगे और जो भी हमें जस्टिस चाहिए जिस प्रकार की हमें जस्टिस चाहिए वो अब हम पंचायत से लेंगे या फिर हमारी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो पंच बैठते हैं वहाँ से हमें हमारी जो जस्टिस है वो लेंगे। हमें किसी प्रकार से लॉ कोर्ट्स का की हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनके हम बॉयकॉट करते हैं। उनके उनके जो मेंबर्स थे या फिर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो एक प्रकार से उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद हम बात करते हैं बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड यूज ऑफ खादी
कि हमें खादी का यूज़ करना चाहिए और जो फॉरेन क्लॉथ्स है उनको एक प्रकार से बॉयकॉट, बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। और रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ओनर्स एंड टाइटल्स, जो कि आपको गवर्नमेंट ओनर्स मिले हुए हैं, जो टाइटल्स मिले हुए हैं, उन्हें भी एक प्रकार से छोड़ सकते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं कि दिसंबर 1920 में जो उसका एनुअल सेशन होता था कांग्रेस का, वो हुआ नागपुर के अंदर, जिसमें उन्होंने एक प्रकार से आगे और भी जो कुछ जो नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के लिए थी उसके बारे में कहा। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंडोर्स किया कि ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। इसके बाद हमने बात करते हैं कि जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, जिसको एक प्रकार से हम स्वराज के रूप में अटेंड करेंगे। और एक प्रकार से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जो 15 मेंबर्स की एक प्रकार से इसमें सेटअप की गई। ये फर्स्ट टाइम होगी जिसमें सीडब्ल्यूसी या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रूप में उसको सेटअप किया गया और उसमें 15 मेंबर्स रखे गए। जिसके बाद हम बात करें, जो गांधी जी थे, उन्होंने एक प्रकार से कि नॉन कोऑपरेशन अगर सक्सेसफुल रहा तो हमें स्वराज लगभग 1 साल के अंदर मिल जाएगा। तो ये गांधी जी का वादा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो हम स्वराज को केवल एक, या फिर हमारे जो सेल्फ गवर्नमेंट है या सेल्फ रूल है, उसको एक प्रकार से 1 साल के अंदर अंदर हम पा लेंगे। जिसके बाद हम बात करते हैं कि मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ, किस प्रकार से मूवमेंट आगे बढ़ा। तो जो गांधी जी थे और जो अली ब्रदर्स थे, जो शौकत अली और अदर मोहम्मद अली थे, उन्होंने नेशन वाइड टूर किया और उसमें सभी को ये इस मूवमेंट को स्प्रेड करने में हेल्प की। उसी के साथ साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो इस्टेब्लिश किए गए, जिसमें भी उन्हें बताया गया कि हमारे जो इंडियनाइज्ड जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। और साथ में अदर मैनी लॉयर्स थे, बहुत से जो वकील थे, उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और जिसमें कि जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, राजेंद्र प्रसाद, तो इन सभी ने अपनी जो जो भी एक प्रकार से जो उनकी जो लॉ प्रैक्टिसेस चल रही थी उनको छोड़ दिया। जिसके बाद में उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को उनको पब्लिकली जलाया गया और साथ ही में जो इम्पोर्ट्स थे उनको एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही में अगर हम बात करें, जो फॉरेन लिकर शॉप्स थे उनको भी पिकेटिंग की गई और साथ में जो टोडी शॉप्स थे उनको भी एक प्रकार से बंद कर दिया गया। जिसमें कि हम बात करें, जो तिलक स्वराज फंड था, जो तिलक ने इस्टेब्लिश किया था, वो भी एक प्रकार से और सब्सक्राइब्ड हो गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुपए आ गए, उसमें 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हेल्प के लिए। जिसके बाद हम बात करें, जुलाई 1921 में जो अली ब्रदर्स थे, उन्होंने मुस्लिम्स को एक प्रकार से कहा कि आपको जो भी मुस्लिम्स हैं, जो आर्मी में वर्क कर रहे हैं या जो सोल्जर वर्क कर रहे हैं, उनको आर्मी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से अनरिलीजियस वर्क करवा रहे हैं हमारे पास, तो हमें एक प्रकार से इसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये अली ब्रदर्स ने जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स थे, उनसे कहा। और साथ ही में वो अली ब्रदर्स को लगभग सितंबर 1921 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बारे में हम बात करें तो अलग अलग जगह स्ट्राइक्स की गई, जिसमें कि हम बात करें आसाम स्ट्राइक्स थी, उसमें जो टी प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उन्होंने की, जो स्टीमर सर्विसेज थी उनके अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने एक प्रकार से स्ट्राइक की। उसके बाद हम बात करते हैं, जो असम के अलावा जो बंगाल रेलवेज था, जहाँ पे भी एक प्रकार से की एक जो स्ट्राइक थी वो ऑर्गेनाइज की गई, जो कि जेएम सेन गुप्ता के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। जिसके बाद हम बात करें, जो नवंबर 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो भारत की तरफ आए, और उनके आने पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स और काफ़ी ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशंस किए गए, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा गया। जिसके बाद हम बात करते हैं, जो मैनी लोकल स्ट्रगल्स थे, जिसमें कि हम बात करें जो एक इलाके में काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो वो थे जैसे कि अवध किसान मूवमेंट जो कि यूपी में हुआ था, इक्का मूवमेंट जो कि यूपी में हुआ था, मापिला रिवोल्ट जो कि मालाबार में, तो एक प्रकार से इसको हम कम्युनल राइट्स के लिए भी जानते हैं। और साथ ही में हम बात करते हैं, सिख एजिटेशंस थे वो पंजाब में हुए थे। एक प्रकार से हम बात करते हैं इसमें पीपुल्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा, और किस किस किन किन क्लासेस ने, किन किन लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें कि हम बात करते हैं फर्स्ट कि जो मिडिल क्लास थी वो इसने शुरुआत से ही इसको लीड किया, और साथ ही के अंदर उन्होंने एक प्रकार से रेजिग्नेशन दिया, अपना जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, जो अपने टाइटल्स थे उनको सरेंडर कर दिया, और एक प्रकार से कि इनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और उसकी बात भी ये है कि क्योंकि इनकी जो अगर हम बात करें संख्या काफ़ी कम थी, और एक प्रकार से जो एक गवर्नमेंट सर्विसेज थे उनको भी रेजिग्नेशन दे चुके थे। तो साथ में हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और बिजनेस क्लास, तो एक प्रकार से इकोनॉमिक बाइकआउट सपोर्ट इन्होंने इकोनॉमिकली बाइकआउट किया, और जो बिजनेस क्लास थी वो तो एक प्रकार से चाहती ही थी कि जो स्वदेशी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि बिजनेस क्लास के तो अगर हम बात करें कि वो उनका अगर बिजनेस डिपेंड करता था तो वो स्वदेशी के ऊपर ही डिपेंड करता था, और एक प्रकार से फॉरेन गुड्स भारत में आते तो इस वजह से बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। और जब अगर स्वदेशी अगर कोई प्रमोट होगा तो वो बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस वजह से बिजनेस जो क्लास थी वो एक प्रकार से बिल्कुल इस मूवमेंट के पक्ष में थी। और साथ ही में जो एक प्रकार से वो डरे हुए भी थे, क्योंकि जो फैक्ट्रीज थी उनमें जो लेबर अनरेस्ट था वो भी हो सकता है, लेबर्स थे वो एक प्रकार से स्ट्राइक्स पे जा सकते थे। इसके बाद हम थर्ड बात कर सकें, वो है पेजेंट्स की। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था तो पीजेंट्स का ही हो रहा था। और
लगभग पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर एक्सप्लॉइटेशन, अगर सबसे ज़्यादा अगर हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं तो वो पिजन्स की हुई, इनके लैंड्स कॉन्फिस्केट की गई, इनके उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए गए, हाई रेवेन्यूज़ ली गई इनसे, और काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर हाई रेंट्स लगाए गए। तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और उनके जो पीजेंट्स थे वो एक प्रकार से लैंडलॉर्ड्स और जो ट्रेडर्स थे उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। जिसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, उसमें स्टूडेंट्स थे, उनका भी एक्टिव वॉलंटियर्स के रूप में उन्होंने वर्क किया, और साथ ही में इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे और कॉलेज थे उनको छोड़ दिया, और एक प्रकार से कि इन्होंने मूवमेंट के अंदर पूरा भागीदारी दी। जिसमें हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो है वुमेंस। वुमेंस ने अपना जो पर्दा था वो हटा दिया, और साथ ही में जो अपने जो ऑर्नामेंट्स थे, जो आभूषण थे, वो तिलक स्वराज फंड था उसके अंदर उन्होंने डाल दिया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिकेटिंग ऑफ शॉप्स की, जैसे कि लिकर शॉप्स थे, टोडी शॉप्स थे, उनको ऊपर काफ़ी ज़्यादा धावा बोला। जिसके बाद हम बात करते हैं सिक्स, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, वो कम्युनल यूनिटी जो पहली और आखिरी बार यहाँ पे देखी गई थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो कुछ कम्युनल राइट्स भी हुए जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी हुआ, तो उसमें थे जैसे मोपिला अपराइजिंग, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें जो जो मुस्लिम जो पीजेंट्स थे उन्होंने हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे उनके ऊपर अटैक किया, और तो एक प्रकार से ये कम्युनल राइट्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें हैं कि अगर टोटल अगर अरेस्ट हुए थे उनमें से लगभग टू थर्ड अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स ही अरेस्ट किए गए थे। जिसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा। मई 1921 में गांधी जी और जो तत्कालीन वायसरॉय थे रीडिंग, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वार्ताएं हुई, इसमें कि देखें किस प्रकार का जो रेस्पॉन्स है किस प्रकार से इसको ख़त्म किया जा सकता है, या जो गांधी जी के क्या क्या डिमांड्स है तो वो किस प्रकार से रीडिंग मान सकते हैं इसके बारे में। और साथ ही में वो चाहते थे कि गांधी जी ने जो गांधी जी थे और जो अली ब्रदर्स थे उनको एक प्रकार से जो उनकी जो वायलेंस फैलाने वाले जो स्पीचेज है उनको एक प्रकार से हटा दिया जाए, जिसमें कि गांधी जी ने बिल्कुल भी इनका सपोर्ट नहीं किया। और लगभग अगर हम बात करें जो दिसंबर था उसमें जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर जब उनके किसी प्रकार से उनके जो बात वार्तालाप थे या फिर जो उनकी बातचीत थी वो सफल नहीं होती दिखी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन किया। जिसके बाद में जो वॉलंटियर कॉप्स थे उनको एक प्रकार से इलीगल घोषित कर दिया, जैसे स्टूडेंट्स थे वो वॉलंटियरली वर्क कर रहे थे उनको एक प्रकार से इलीगल घोषित कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग्स थी उनको बैंड कर दिया गया कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी। प्रेस को एक प्रकार से खत्म कर दिया, फिर प्रेस को एक प्रकार से उसकी मतलब अगर हम बात करें उसको बंद कर दिया गया। और जो लीडर्स थे सभी जो मैन अगर हम बात करें लीडर्स थे लाइक गांधी अली ब्रदर्स जैसे जो लीडर्स थे उनको भी अगर हम उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद में बात करते हैं द लास्ट फेज ऑफ द मूवमेंट, जिसमें कि हम बात करते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अगर हम बात करें जो एक नया जो उनका जो अगर मीटिंग हुई जो कि दिसंबर में हुई थी, वो अहमदाबाद में हुई, वो 1921 में हुई, जिसमें उनके प्रेसिडेंट बने सी आर दास। लेकिन वो एक काफ़ी अच्छे लीडर और साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक्टिव लीडर होने की वजह से वो जेल में थे, और इस वजह से वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट रखा गया जो थे हकीम अजमल खान। जिसमें कि हम बात करें फरवरी 1 1922 को गांधी जी ने जो सभी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको एक प्रकार से धमकाया कि अगर किसी हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो हम एक प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, जो कि उन्होंने एक जगह भी बताई जो कि बारदोली जो गुजरात में है, वहाँ से वो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने ये धमकी दी। जिसमें उनकी डिमांड थी कि एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अगर नहीं रिलीज किया गया, और साथ में अगर जो प्रेस के ऊपर जो कंट्रोल्स है, जो प्रेस को गैग्ड कर दिया गया है, उसको भी अगर नहीं रिमूव किया गया तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। जिसके बाद में घटना हुई चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसमें कि ये एक प्रकार से गोरखपुर में एक जगह है जो कि यूपी में स्थित है, और यहाँ पे वायलेंस किया गया जो कि फरवरी 5 1922 को ये वायलेंस किया गया। और जो पुलिस थी उसने जो एक प्रकार से जो वॉलंटियर कॉर्प्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा मारा, और जो लीडर्स थे वॉलंटियर कॉर्प्स के उनको काफ़ी ज़्यादा मारा। इस वजह से जो क्राउड थी उसने जो पुलिस स्टेशन थे उसके बाहर आके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, और इस वजह से जब काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हो गई तो जो वहाँ पे पुलिस पुलिस जो मैन थे उन्होंने जो वहाँ पे जो क्राउड थी उसके ऊपर फायर किया या फिर बंदूक गोली चलाई, जिसकी वजह से जो क्राउड थी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ, और भीड़ ने जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया, और उसके अंदर जो लगभग 22 पुलिसमैन थे उनकी हत्या हो गई, जिस वजह से जब जलाया तो इस वजह से जो पुलिसमैन थे उनकी हत्या हो गई। और जो इस वजह से जब गांधी जी को ये मालूम चला तो गांधी जी ने जो जो उस समय मूवमेंट चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस वायलेंस बिल्कुल गलत है, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। इसके बाद में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो बारदोली में मिली, और फरवरी 1922 को उन्होंने एक प्रकार से जो सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी जो कि ब्रेकिंग ऑफ लॉ चल रही थी लाइक जैसे नॉन कोऑपरेशन का या फिर खिलाफत का अगर हम बात करें, तो इन दोनों को ही जो एक्टिविटीज़ थी उनको स्टॉप करने का एक प्रकार से रेजोल्यूशन पास किया। और
मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो कि सी.आर. दास लाइक जैसे मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू जो कि इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो अपनी जो एक प्रकार से जो अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस या फिर अदर जो प्रैक्टिसेस थे उनको छोड़ के गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे, वो एक प्रकार से गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए। और एक प्रकार से जब ये मूवमेंट खत्म हुआ तो जो गांधी जी थे उनको लगभग मार्च 1922 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 6 साल की जेल का एक प्रकार से फरमान सुनाया गया। जिसके बाद में अब इसमें बात करते हैं कि वाई गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट की क्या क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। जिसमें हम बात करें कि गांधी जी फेल्ट दैट पीपल हैड नो कि गांधी जी सोच रहे थे कि जो पीपल्स हैं उन्होंने भी समझा नहीं कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है। एक प्रकार से नॉन वायलेंस का मतलब नॉन वायलेंस होता है, आप किसी प्रकार का वायलेंस नहीं कर सकते। तो जब तक एक प्रकार से लोग समझें तो इस मूवमेंट को फिलहाल स्टॉप करना ही ठीक रहेगा। और साथ ही अगर हम बात करें जो चोरी चोरा इंसिडेंट था उसकी वजह से ये मूवमेंट एक प्रकार से वायलेंट जो रूप था वो धारण कर चुका था। और अगर हम बात करें गांधी जी अगर इस मूवमेंट को स्टॉप नहीं करते तो एक प्रकार से इस प्रकार के इंसिडेंट और भी ज़्यादा होते और काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट था वो एक प्रकार से रिप्रेसर होता और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बहुत बुरी तरह से जो हमारे जो पीपल्स थे उनके ऊपर एक प्रकार से उनके ऊपर वायलेंस करती, जिस वजह से गांधी जी ने इस इंसिडेंट को या फिर इस मूवमेंट को वापस ले लिया। और जो गांधी जी को लगा कि एक प्रकार से जो किसी भी अगर कोई भी एक मूवमेंट है उसको बहुत लंबे समय तक अगर हम बात करें तो हाई पिच तक नहीं रख सकते हैं। जैसा कि पहले भी हो चुका था कि बहुत से जैसे कि हमने स्वदेशी मूवमेंट में भी यही बात की थी कि कोई भी एक मूवमेंट है वो ज़्यादा दिनों तक एक हाई पिच पर नहीं रह सकता है। उसी के बाद होम रूल मूवमेंट हो तो वो भी एक प्रकार से ज़्यादा दिनों तक हाई पिच पर नहीं रह पाया था। और वैसा ही अब खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया था। और अगर हम बात करें ये एक प्रकार से जो टर्की के जो पीपुल्स थे उन्होंने सबने मिलके एक प्रकार से जो मुस्तकबा कमाल पाशा थे उनको एक प्रकार से पॉलिटिकल पावर्स दिए और एक प्रकार से जो टर्की स्टेट था उसको सेक्युलर स्टेट बना दिया गया, जो कि पहले एक इस्लामिक स्टेट हुआ करता था जिसको टर्की से स्टेट बना दिया गया। और ये सभी घटना नवंबर 1922 में हुई। इस वजह से जो 1924 तक जो कैलिफेट था उसको अबोलिश कर दिया गया। तो इस वजह से एक प्रकार से जो टर्की का मैटर था या फिर जो खलीफा का मैटर था वो एक प्रकार से बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, क्योंकि जो टर्की के पीपुल्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि एक प्रकार से उनके पास किसी प्रकार का जो खलीफा का रूल रहे और वहाँ पे एक प्रकार से डेमोक्रेसी आए। तो इस प्रकार से वो अलग अलग चीज़ें चाहने लगे थे। इस वजह से जो टर्किश थे उन्होंने कमाल पाशा के अंडर में रह के एक प्रकार से इस जो उन्होंने कोऑपरेशन या फिर एक प्रकार से जो डेमोक्रेसी के जो मैटर्स थे वो लेके आए। जिसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या क्या इवोल्यूशन निकलते हैं, इसमें कि जो अर्बन मुस्लिम्स ने इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और एक प्रकार से हम बात करें तो एक नेशनल मूवमेंट के रूप में ये उभर कर आया। और जो पॉलिटिक जो अगर हम बात करें जो पहले केवल एक प्रकार से जो अपर वर्गीय थे वो ही पॉलिटिसाइज थे या फिर उन्हें ही पॉलिटिक या फिर उन्हें ही राजनीति के बारे में जानकारी थी, लेकिन अब जो लोअर स्टेट ऑफ पीपल्स थे लाइक जैसे आर्टिसंस, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, अर्बन पुअर्स थे, विमेंस थी, ट्रेडर्स थे, तो इनको भी एक प्रकार से पॉलिटिसाइज किया गया इस मूवमेंट के माध्यम से। और साथ ही में इसी मूवमेंट ने सभी को एक जगह लेके आए। और अगर हम देखें तो लास्ट अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अगर हम मैटर देखें तो ये इसी मूवमेंट के में रहा और उसके बाद में कभी भी एक प्रकार से हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी अच्छी तरह से नहीं देखी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मुस्लिम्स का हिंदुओं को। और साथ ही हम बात करें तो हिंदू और मुस्लिम से एक दूसरे का काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। तो इस वजह से हमने देखा कि किस प्रकार से जो टर्की के अंदर एक प्रकार से टर्की के अंदर रूल्स लाए गए थे और या फिर खलीफा को हटाया गया था और फिर बाद में खलीफा को ही वहाँ की जो पीपुल्स थे उन्होंने भी हटा दिया। और किस प्रकार से ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत का जो मैटर था एक प्रकार से खत्म हुआ। और इसकी अगर हम बात करें मैन अगर इसके खत्म इसके होने की या फिर मूवमेंट को स्टॉप करने की मेन वजह थी वो थी चोरी चोरा कांड या फिर चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से ये मूवमेंट खत्म हुआ, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि अब तक जो काउंसिल्स को बॉयकॉट करते आ रहे थे वो अचानक से उन्होंने एक प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट करवाए और जो हमारे जो पीपुल्स थे वो किस प्रकार से जो काउंसिल्स में उन्होंने एंट्री ली। तो जिस प्रकार जैसे जो अगला जो स्वराज्य और जो नो चेंजेस का मूवमेंट था वो किस प्रकार से चला और किस प्रकार से उन्हें एक जगह रखा गया। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने किस प्रकार से एक प्रकार जो सूरत स्प्लिट टाइप नई स्प्लिट ना हो तो उसको बचाने का प्रयास किया, उसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।